यस सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 08 ऑफ क्लास +2 सीबीएसई ऑफ आरएन क्लासेस। अब इस टेस्ट के अंदर दो पेपर्स थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। इनफैक्ट पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 20 एंड उन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम लिमिट्स थी 45 मिनट्स। तो अब इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है और सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि क्वेश्चन को किस वे में हम अटेम्प्ट करें कि उस टाइम लिमिट के अंदर हमारे क्वेश्चंस एंड तक पहुंच जाए और बिल्कुल एरर फ्री। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज इक्वल टू, अब करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पे मेरे को अंदर वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव दिख रही है तो इनको पॉजिटिव कर लेते हैं। भाई कोट इनवर्स ऑफ दिस दैट इज पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ दिस, माइनस एज इट इज बाहर आ गया तो ये बन गया +2 साइन इनवर्स √3/2 and cos inverse of minus of 1/2 this can be written as pi minus cos inverse 1/2। अब ये क्वांटिटी तो काफी इजी है भाई। cot inverse of 1/√3 that is pi/3 plus twice of sin inverse of √3/2 again pi/3 plus pi minus cos inverse of 1/2 again pi/3। अब जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे you will get 2 pi. So correct option is C. Yes. Next question is the value of this. भाई हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वांटिटी है और अगर ध्यान से देखें cos इनवर्स ऑफ √3/2 इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल है। cos इनवर्स ऑफ √3/2 जस्ट हमें ये देखना है cos ऑफ व्हाट एंगल गिव्स वैल्यू √3/2 दैट इज pi/6। तो ये तो हमारे पास आ गया pi/6। अब 2 into pi/6 हमारे पास बनेगा pi/3 तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन, ये बन गया था pi/3। बस भाई अब साइन pi/3 दैट इज √3/2 तो ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ √3/2 into 2 दैट इज √3 and this is tan inverse of √3 by tan of what angle gives value √3 and this is pi/3 and correct option is option C. Yes. Next question is if f is function from this to this is an invertible function defined as f of x is equal to this then f inverse is। भाई हमें फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या मैं ये देखूं कि वो इनवर्टिबल है? नहीं भाई, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन इनवर्टिबल है तो दैट मींस डायरेक्टली हम फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पे f of x को y कंसीडर कर लेता हूं तो ये आ गया y is equal to 2x² plus 4x plus 7। यहां से हमने x in terms of y निकालना है तो सारी टर्म एक तरफ लेके गए तो ये आ गया 2x² plus 4x plus 7 minus y is equal to 0। तो यहां पे ये मेरे पास x में क्वाड्रेटिक आ गई 7 minus y is considered as constant। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, x की वैल्यू निकालनी है तो x आ गया मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -p तो ये आ गया -4 प्लस माइनस रूट ऑफ b² दैट इज 4² इज 16 माइनस 4a into c तो ये बन गया 4 into 2 into this दैट इज 8 into 7 minus y होल अपॉन 2a तो ये बन गया 4। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई ये मेरे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट में ये मेरे पास आ गया 16 माइनस ये बन गया 56 दैट इज -40 प्लस 8y तो ये बन गया मेरे पास 8y माइनस 40 अपॉन 4। भाई अब आगे फर्दर करने के लिए क्योंकि मेरे पास यहां पे ऑप्शंस ये नहीं है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी तो है बट ऑप्शंस में रूट के अंदर है तो मैं क्या करता हूं 4 को भी अंदर ही ले जाता हूं। भाई अब मेरे पास ये आ गया x की वैल्यू -4/4 दैट इज -1 प्लस माइनस रूट ऑफ
8y माइनस 40। अब 4 जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 16। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके यहां से जैसे ही मैं 8y माइनस 40 में से 8 कॉमन निकालूंगा वो यहां पे 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास रह जाएगा y माइनस 5 अपॉन 8 कैंसिल हुआ तो यहां पे बच गया 2। तो x की दोनों वैल्यूज आ गई। फर्स्ट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ y माइनस 5 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन इज -1 माइनस रूट ऑफ y माइनस 5 अपॉन 2। अब देखते हैं भाई इनमें से कौन सी एक्सेप्ट होगी और कौन सी रिजेक्ट। भाई अगर ध्यान से देखें x होगा यहां डोमेन में से, और डोमेन क्या है -1 टू इंफिनिटी, -1 से बड़ी सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो इनमें से देखें कि x की कौन सी वैल्यू -1 से बड़ी वाली वैल्यू कवर कर रही है, तो ये -1 प्लस रूट ऑफ दिस, तो -1 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, दैट मींस ये -1 से क्वांटिटी बड़ी होगी। इनफैक्ट ये सीधा ही नजर आ रहा है, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो रिजेक्ट ही होगी। दैट मींस ये x की वैल्यू मेरे पास एक्सेप्ट हो गई। तो x को अगर मैं यहां पे इनवर्स में लिख दूं तो इनवर्स मेरे पास आ गया -1 प्लस रूट ऑफ y माइनस 5 अपॉन 2। बट उन्होंने इन टर्म्स ऑफ x पूछा था, तो कोई बात नहीं, f इनवर्स x क्या आ गया -1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2। देखें ऑप्शन मेरे पास यहां पे आ गई -1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 5 बाय 2, दैट इज ऑप्शन B. Yes. Next question is cos inverse of 2x square minus 1 is equal to under this box. तो हमें इसको देखना है कि ये इनमें से किसके इक्वल है, तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर ले। भाई सिंप्लीफाई करके ही तो ये बनेगा। तो मेरे पास टर्म है cos इनवर्स ऑफ 2x square minus 1। भाई बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos ऑफ सम एंगल बन जाए तो बेनिफिट होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या आप बता सकते हो कि इस फॉर्म में cos का कौन सा फॉर्मूला होगा? हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज cos 2 थीटा। तो इट मींस x को यहां पे मैं रखूंगा cos थीटा। तो ये आ गया मेरे पास cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज cos 2 थीटा। भाई cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, मैं इसको 2 थीटा लिख देता अगर ये 2 थीटा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। तो देखते हैं भाई हमें गिवन क्या है कि x 0 और 1 के बीच में है। x क्या है cos थीटा, मींस cos थीटा 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो थीटा कौन सी वैल्यूज कवर करेगा? 0 से लेके π/2। हमें तो 2 थीटा के बारे में देखना है, तो इन सारी थीटा की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। दैट मींस 2 थीटा 0 से पाई तक की वैल्यूज कवर कर रहा है, और ये कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। दैट मींस दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। भैया x को अगर cos थीटा पुट करा था तो थीटा किसके इक्वल होएगा? cos इनवर्स x। सो ये हमारे पास आ गया 2 cos इनवर्स ऑफ x। अब ऑप्शन अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ f of x is equal to this, then f of x is equal to, भाई कंपोजिशन फाइंड करनी है, वो भी 3 बार। तो सबसे पहले तो फंक्शन f of x गिवन है, हम f of x फाइंड कर लेते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज f of x, एंड f of x हमें ये गिवन है, सो ये आ गया f of 3x plus 4 अपॉन 4x minus 3। भाई f of this means फंक्शन f में जस्ट मैंने x की जगह पे ये सारी क्वांटिटी प्लेस करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज यहां x की जगह प्लेस करा तो ये आ गया 3 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 3, साथ में प्लस 4 अपॉन नीचे है 4x माइनस 3, तो 4 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 3,
साथ में -3। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे ही इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो f ऑफ x है इज इक्वल टू x आ जाएगा। भाई हमने तो तीन फंक्शंस की कंपोजिशन करनी थी, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ x। सो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x, एंड ये हमारे पास किसके इक्वल आया, x के। दैट मींस ये आ गया मेरे पास f ऑफ x। तो तीन फंक्शन की कंपोजिशन मेरे पास आ गई f ऑफ x, एंड दिस इज फंक्शन 3x plus 4 upon 4x minus 3. So correct option is option B. Yes. Question number 6 is tan inverse of this in simplest form is. भाई इसको simplest form में लिखना है। बाहर tan inverse नजर आ रहा है, बेटर है अंदर tan of some angle क्रिएट कर ले। अब cos x upon 1 plus sin x, इस फॉर्म में tan का कोई रिजल्ट तो एज इट इज नहीं आता, तो क्या करें भाई, हाफ एंगल में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cos x को हाफ एंगल में लेके गए तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस sin x हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब भाई यहां पे मेरे पास समथिंग 1 प्लस 2ab जैसी क्वांटिटी है। कितना बढ़िया होता अगर यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसी क्वांटिटी आ जाए, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। एंड इनफैक्ट a और b है भी कैसे, साइन और कोस में। और हमें पता क्या है कि 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस दिस। भाई मैंने 1 को क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बन गया, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट इज ये बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 इनटू cos x/2 प्लस sin x/2। अब ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया, तो ये मेरे पास क्या क्वांटिटी आ गई, दैट इज tan इनवर्स ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। हमें पता क्या है कि इस फॉर्म में tan का फॉर्मूला बन सकता है। कैसे भाई, जैसे ही मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड करूंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। दिस इज नथिंग बट tan ऑफ π/4 माइनस x/2। अब जस्ट π/4 माइनस x/2 अगर tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए तो हम आंसर तक पहुंच गए। तो इसके लिए हम यहां पे बाउंड्स देख लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास x के बारे में हमें क्या पता है, दैट इज माइनस π/6 से लेके π/6 तक की वैल्यूज कवर कर रहा है। भाई हमें पहुंचना है π/4 माइनस x/2। तो सबसे पहले मैं इन सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया माइनस π/12 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू π/12। ये हमारे पास -1 चाहिए, तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा π/12 माइनस x/2 माइनस π/12। बट नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब π/4 ऐड करना है, तो π/4 ऐड करा तो ये मेरे पास आ गया π/4 प्लस π/12 ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 प्लस π/12, सॉरी π/4 माइनस x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 माइनस π/12। तो ये π/4 प्लस π/12
ये हमारे पास आ गया पाई बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक करके अगर मैं लिखूं तो ये आ गया पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। और यहां पे क्या हो रहा है भाई, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 साइन tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया। दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बन गया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड एज दिस इज। अब भाई ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो 1 1 एंड ऑन 2 की बात हो रखी है, तो 1 1 एंड ऑन 2 ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन बट हमारे पास जो है वो डोमेन भी नेचुरल है एंड कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल। कितना बढ़िया है, क्यों ना हम इसको एरो डायग्राम से ही चेक कर लें। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास डोमेन सेट है सेट ऑफ नेचुरल, एंड कोडोमेन जो है वो भी है सेट ऑफ नेचुरल। अंडर दिस फंक्शन हम देख लेते हैं कि ये कैसे एसोसिएट हो रहा है। तो सबसे पहले 1 एसोसिएट होएगा अंडर दिस फंक्शन, x को रखा 1 तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 एसोसिएट होगा विद 3। 2 किसके साथ एसोसिएट होगा भाई, x को 2 रखा, ये बन गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 2 एसोसिएट होगा 7 के साथ। भाई 3 किसके साथ, तो जैसे ही यहां x को 3 रखेंगे ये बन गया 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। अच्छा एक बात बताओ, क्या आगे आगे चेक करूं मैं जैसे ही यहां पे 4 रखूंगा क्या इनमें से कोई इमेज आएगी, भाई इमेज तो आगे ही जाती रहेगी। 5 रखूंगा और आगे बढ़ जाएगी, 6 रखूंगा और आगे बढ़ जाएगी। क्या कभी भी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर की सेम इमेज आएगी? कभी भी नहीं आएगी। दैट मींस फंक्शन जो है वो 1 1 तो है। अब ऑन2 देख लेते हैं। भाई ऑन2 मींस इस फंक्शन में हमें देखना है क्या कोई हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है जिसकी प्री इमेज इधर ना हो। अगर ऐसा मिल गया दैट मींस ऑन2 नहीं है। और बड़े ही इजी वे में हमें नजर आ गया कि भाई इस 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मींस एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन2 नहीं है। मींस 1 1 है बट ऑन2 नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो हमने वो सारी x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो फाइंड करने के लिए सारी x की वैल्यूज बेस्ट जो मेथड है दैट इज ग्राफ। तो कोसेकेंट इनवर्स x का जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहां से हमने वो सारी x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो फॉर द टाइमिंग कोसेकेंट इनवर्स x को मैं y अज्यूम कर लेता हूं। तो मेरे पास ये आ गया y ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 6। तो अब सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 अगर मार्क करें तो ये यहां पे है 0 एंड माइनस पाई बाय 2 के बीच में अगर मैं इक्वल 3 पार्ट्स प्लॉट करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस पाई बाय 6। एंड यहां पे मेरे पास इक्वालिटी नहीं है। दैट मींस जो यहां पे लाइन बनेगी दैट इज डॉटेड लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने वो सारी y की वैल्यू मार्क करनी है जो माइनस पाई बाय 6 से बड़ी है। तो माइनस पाई बाय 6 से बड़ी वैल्यूज सबसे पहले तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी एंड इनफैक्ट यहां पे ये सारी y की वैल्यूज भी कवर होंगी। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस y की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई दैट इज 1। एंड जैसे ही मैं आगे y की वैल्यू ये कंसीडर करूंगा
इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू, इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। मींस इन सारी y की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग x की कौन सी वैल्यूज मिली? 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज। मींस एक तो x की वैल्यूज का ये पार्ट आ गया 1 कोमा इंफिनिटी, एंड इनफैक्ट यहां पे ये π/2 इंक्लूडेड था, y π/2 इंक्लूडेड था, तो 1 भी इंक्लूडेड होगा। दैट मींस एक इंटरवल तो हमारे पास ये आ गया। अब ये भी तो ब्रांच बाकी है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू मिलेगी x की, ये वाली। ये वैल्यू x की कौन सी होगी भाई? यहां पे है -π/6 y की वैल्यू, मींस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -π/6। भाई कोसेकेंट इनवर्स x -π/6 के इक्वल, तो ये वैल्यू क्या होगी? दैट इज -2। अब इन y के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी x की वैल्यूज मिलती जाएंगी, सारी ये x की वैल्यू मिलती जाएंगी, तो इन सारी y की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग x की कौन सी वैल्यूज मिलेगी? -2 से सारी की सारी स्मॉल वैल्यूज। एंड इनफैक्ट यहां पे y -π/6 इंक्लूड नहीं था, तो -2 भी x की वैल्यूज में इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मींस कौन सा सेकंड इंटरवल आ गया? -∞, -2, एंड -2 इंक्लूडेड नहीं है। सो x की वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? -∞ से लेके -2 तक और 1 to infinity। सो देखें करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। Yes. Next question is the value of this is। भाई अब यहां पे अगर ध्यान दें, हमारे पास क्या टर्म है? tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। अब चारों को ऐड करना हमें नहीं आता, बट इनमें से हम किन्हीं दो को तो ऐड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, मैं इन दोनों को क्लब कर लेता हूं, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8, इन दोनों को हम क्लब कर लेते हैं। भाई दो को तो ऐड कर सकते हैं ना, भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हम ऐड तभी कर सकते हैं जब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो? लेस देन 1। and 1/5 into 1/7 that is 1/35 definitely less than 1 है। that means यहां प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये आएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 into 1/7 प्लस सिमिलरली 1/3 into 1/8 that is 1/24। ये भी क्वांटिटी 1 से लेस है, तो ये हमारे पास बाय प्रॉपर्टी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब जैसे ही इस अंदर वाली क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 34 प्लस, एंड ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 11/23। भाई फिर से दो को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी, जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, भाई सीधा नजर आ जाएगा कि ये क्वांटिटी भी लेस देन 1 है। तो ऐड करने वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा देते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। भाई tan ऑफ व्हाट एंगल गिव्स वैल्यू 1? दैट इज π/4। सो आंसर इज π/4 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यस। क्वेश्चन नंबर 10 इज if tan inverse of this plus tan inverse of this is equal to π/4, then the value of x may be। हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, मींस इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब x की वैल्यूज तो तभी फाइंड हो सकती है जब यहां पे जो tan इनवर्स नजर आ रहा है ये
हट जाए। भाई यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, तो क्या करें, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जैसे ही दोनों तरफ tan लेंगे, दैट इज tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस 3 बाय x माइनस 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे जैसे ही tan लूंगा तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, tan ऑफ a प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ a, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 प्लस tan ऑफ b दैट इज x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज प्लस माइनस √7। बट क्या ये दोनों की दोनों x की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है? तो यहां पे अगर ध्यान से देखें, जैसे ही यहां पे मैं x को √7 पुट करूंगा, वो सिंप्लीफाई करने के बाद पाई बाय 4 आ जाएगा। इनफैक्ट माइनस √7 पुट करने के बाद भी पाई बाय 4 आ जाएगा, मींस दोनों की दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। दैट मींस ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए ऑप्शन में, भाई ऑप्शन में मेरे को √7 ही अकेला नजर आ रहा है, तो यही ऑप्शन हम मार्क कर देंगे, ठीक है। बट एक बात का ध्यान दो, वैसे क्या मेरे को ये वेरीफाई करने की जरूरत थी? इसमें कौन सा कोई नन ऑफ दीज वाली कोई ऑप्शन है? कोई ना कोई तो x की वैल्यूज होंगी ना, तो इनमें से √7 सीधा मैच हो रही थी, तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऑप्शन डी हम मार्क कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय दिस इज। अब ऑप्शन में 1 1 एंड ऑन टू के बारे में बोला गया, तो सबसे पहले 1 1 के बारे में चेक करते हैं, बट सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड फंक्शन कुछ ऐसा है कि हम सबसे पहले एरो डायग्राम से ही क्यों ना ऑब्जर्वेशन कर लें। तो डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल एंड कोड नेम का भी है सेट ऑफ नेचुरल। एसोसिएशन देखते हैं फंक्शन की किस वे में हो रही है। तो फंक्शन टूट रहा है ओड एंड इवन। कहते अगर x ओड था, मतलब फंक्शन की इनपुट अगर ओड है तो उसकी इमेज क्या होगी, x प्लस 1। तो 1 किसके साथ एसोसिएट होएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। 3 किसके साथ एसोसिएट होएगा, 4 के साथ। 5 6 के साथ, 7 8 से, 9 10 से एंड सो ऑन, ये चलती ही जाएगी एसोसिएशन। अब अगर इनपुट इवन है तो एसोसिएट होएगा वो x माइनस 1 के साथ। तो 2 किससे एसोसिएट होएगा, 2 माइनस 1 दैट मींस 1 के साथ। 4 एसोसिएट होएगा 3 के साथ। 6 5 से, 8 7 से एंड यहां पे समथिंग 10 पड़ा होगा जो एसोसिएट होगा 9 से एंड सो ऑन, ये भी फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब यहां से हमने देखना है 1 1 एंड ऑन टू के बारे में। 1 1 मींस क्या इधर के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं। भाई सीधा नजर आ रहा है हर एक नेचुरल नंबर की डिफरेंट इमेजेस हैं, मींस फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू के बारे में भी देख लेते हैं। भाई ऑन टू मींस इधर के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ के कोडमेन के हर एक एलिमेंट को देखूं तो इन सारे एलिमेंट्स की कम से कम एक प्री इमेज तो है ही। दैट मींस ये on2 भी है, मींस फंक्शन 1 1 भी है एंड on2 भी है। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Yes, next question is the value of this is up to n terms. भाई इनका सम करना है और टर्म जो है वो मेरे पास कैसी है, कोट इनवर्स 32 प्लस कोट इनवर्स 50 प्लस कोट इनवर्स 72 एंड सो ऑन। भाई कोट इनवर्स में तो ऐड करना हमें आता ही नहीं, हमें तो ऐड कर सकते हैं अगर ये टर्म tan इनवर्स में होती। तो क्या मैं कोट इनवर्स 32 को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इनपुट इसकी पॉजिटिव है तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/32 प्लस tan इनवर्स 1/50 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/72 प्लस so on up to n terms। अब ये मेरे पास tan इनवर्स में तो आ गए, बट गड़बड़ ये है कि इतनी सारी टर्म्स को ऐड कैसे करें। हमें तो 2 टर्म मैक्सिमम 3 टर्म मैक्सिमम 4 टर्म को ऐड कर सकते हैं, बट इतनी टर्म को, वो भी n टर्म्स, क्या पता कितनी टर्म्स है, तो ऐसी एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? हाँ भाई, अगर मैं किसी तरह से हर एक टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म तोड़ पाऊं तो उससे बेनिफिट हो सकता है। क्या पता कुछ टर्म कैंसिल हो जाए और जो रिमेनिंग टर्म होंगी उसमें ही मेरा आंसर होगा। तो किस वे में हम इस पर्टिकुलर टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म तोड़ सकते हैं? भाई हमने प्रॉपर्टी करी हुई है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। नो डाउट हमने यहां से यहां प्रॉपर्टी पढ़ी है, बट हम उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए भाई सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ 1/32 को मैं ब्रेक करना चाहता हूं। tan इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस समथिंग टाइप का होना चाहिए, तो 32 को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 31। अब यहां पे टर्म है 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट, तो 31 के मेरे को ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस ऊपर क्या बने। भाई डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऊपर क्या बने 1, तो 31 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 बने, ऐसा तो कोई है ही नहीं। भाई 2 ही तो फैक्टर है 1 एंड 31, तो उनका डिफरेंस तो 1 नहीं है। दैट मींस इसको इस वे में ब्रेक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर और क्या करें? क्या कोई ऐसा वे है जिसमें इसको मैं ब्रेक कर पाऊं? भाई क्या मैं इसको 1/32 ही लिख सकता हूं? इसके इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन हमें नहीं पता। भाई इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ, मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन जाएगा ये 2/62, सॉरी 64। अब भी तो इसको कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, डिनोमिनेटर में मैंने लिखना है 1 प्लस समथिंग टाइप, तो 64 को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 63। भाई 63 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका डिफरेंस अब क्या बने 2, 9 एंड 7। तो 63 को मैं यहां पे लिख देता हूं 9 इंटू 7 एंड ऊपर लिख देते हैं 9 माइनस 7। सो बाय दिस प्रॉपर्टी मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस tan इनवर्स ऑफ 7। बट याद रहे ये तभी लिख सकते हैं जब इन दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 हो। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट इनकी बन रही है 63, वो ग्रेटर देन -1 ही है। चलो नेक्स्ट आ गया मेरे पास tan इनवर्स 1/50। तो tan इनवर्स 1/50 अगर आप चेक करोगे ये भी एज इट इज नहीं बनेगा, तो इसके लिए भी मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/100 एंड फर्दर डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख लिया 1 प्लस 99। और 99 के 2 ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या बने 2, दैट इज 11 एंड 9। तो ऊपर आ गया 11 माइनस 9 एंड दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 9। अब चलते जाए
tan इनवर्स ऑफ 1/72 को भी लिख दो। जैसे ही आप इसको इस वे में प्रोसीडिंग करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ 11 एंड सो। अब यहां पे हम इसकी nth टर्म भी लिख लेते हैं। भाई यहां पे क्या आएगा, tan इनवर्स मींस nth टर्म में tan इनवर्स तो आएगा ही आएगा। साथ में कौन सी टर्म आएगी देखिए भाई, फर्स्ट टर्म यहां पे 9 है, फिर 11 आ गई, फिर 13 आ गई, तो nth टर्म क्या होगी भाई 9 11 13, ये तो एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 9 एंड कॉमन डिफरेंस है 2, तो nth टर्म उसकी क्या होगी, दैट इज 9 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये आ गई 2n प्लस 7। दैट मींस ये टर्म क्या होगी, tan इनवर्स 2n प्लस 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहां पे 7 है 9 है 11 है, तो nth टर्म आप निकाल सकते हो। बट उससे बेटर है भाई, यहां 9 था यहां 7 हो गया, यहां 11 है यहां 9 हो गया, यहां 13 है यहां 11 हो गया, तो अगर यहां पे 2n प्लस 7 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 5। अब इन सारी टर्म्स को क्या हमें करना था, ऐड। तो जैसे ही इन सारी टर्म्स को ऐड करोगे तो ये भी टर्म सारी क्या हो जाएगी, ऐड। तो अगर आप ध्यान दो, ये tan इनवर्स 9 ये माइनस tan इनवर्स 9, तो ये तो कैंसिल ही हो गई। tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 7, ये भी कैंसिल हो गई। tan इनवर्स 13 यहां पे पड़ा होगा समथिंग माइनस tan इनवर्स 13, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें से अब कौन सी टर्म कैंसिल होगी, ये वाली। यहां पे समथिंग tan इनवर्स 2n प्लस 5 पड़ा होगा, वो इस माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 5 से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रह गई, दैट इज टर्म आ जाएगी, एक तो ये रह गई दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 7 एंड एक रह गई ये माइनस tan इनवर्स 7। अब ये हमारा एक तरह से सॉल्यूशन आ गया, बट ऑप्शंस तो कोई भी मैच नहीं कर रही। तो क्या पता इन दोनों पे सब्ट्रैक्शन वाली फिर से प्रॉपर्टी लगी हो। तो देखिए सबसे पहले तो क्या प्रॉपर्टी वैलिड है भाई, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी, जब इन दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होगी। ये 2n प्लस 7 इंटू 7, क्या ये ग्रेटर देन -1 होगा, बिल्कुल होगा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, वो तो पॉजिटिव होगी। दैट मींस 2n प्लस 7 ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, एंड पॉजिटिव नंबर है तो वो डेफिनेटली -1 से तो ग्रेटर ही होगा। दैट मींस यहां पे प्रॉपर्टी लग सकती है। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 7 इंटू 7। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 7 और 7 कैंसिल, तो ये आ गया 2n अपॉन दैट इज 14n प्लस ये बन गया 49 प्लस 1 50। तो जैसे ही डिनोमिनेटर से यहां से 2 कॉमन निकाल के इसके साथ कट करोगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n अपॉन 7n प्लस 25 एंड दैट इज ऑप्शन बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केस स्टडी फर्स्ट गिवन है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहते हैं एलेक्स, डेविड, सारा एंड नितिन आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19. While rolling the dice, Sarah's sister Serena observed and noted that the possible outcome of the throw every time belongs to set this. Let P be the set of players while Q be the set of all possible outcomes. P and Q set उन्होंने साथ में दे भी दिए, थोड़ा इजी कर दिया भाई। उनके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, कहते लेट R be any relation from Q to Q be defined by this, और हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है भाई। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की ही बात हुई है। तो इस रिलेशन के बेस्ड हमने ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में देखते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है,
कि अगर सेट क्यू के ऊपर डिफाइंड है, मींस हमने इस सेट के ऊपर देखना है, तो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट उनके कोरस्पॉन्डिंग एक ए टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए। मींस हमने जस्ट चेक करना है इज ए इज रिलेटेड विद ए। भाई ए रिलेटेड विद ए कब होगा? जब ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में होगा। भाई कब एलिमेंट रिलेशन में होगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस ए इज मल्टीपल ऑफ ए। इज इट करेक्ट? बिल्कुल भाई, खुद का मल्टीपल तो वो होगा ही ना, मींस रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, बी ऑप्शंस तो वैसे ही करेक्ट हो गए और डिलीट हो गई। अब ए, सी और डी में से ही हमारा आंसर हो सकता है। सिमेट्री की बात करते हैं। भाई सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो हमने जस्ट चेक करना है क्या बी ए टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है। अगर वो है देन वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तभी तो रिलेशन में गया। दैट मींस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारे पास बी इज मल्टीपल ऑफ ए। और हमने देखना है कि बी ए रिलेशन में है या नहीं। दैट मींस अगर मैं ये देख लूं कि ए इज मल्टीपल ऑफ बी और नॉट, देन हम चेक कर सकते हैं। बोल दो भाई अगर बी ए का मल्टीपल है, क्या ए भी बी का मल्टीपल होएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, डाउटफुल केस है। तो एक एग्जांपल सोच लेते हैं तभी वो फेयर हो जाएगा। भाई हमें पता क्या है कि 4 2 का मल्टीपल है, क्या 2 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं। दैट मींस 2 4 तो रिलेशन में है एलिमेंट, बट 4 2 एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। दैट मींस ये रिलेशन जो हमें गिवन था उन क्यू टू क्यू सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिगार्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट में तो सिमेट्रिक है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी पहले से रिजेक्ट हो गया था। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? नॉट सिमेट्रिक। एंड डी तो इक्विवेलेंस है, मींस सिर्फ एक ही हमारे पास चॉइस बचती है, नॉट सिमेट्रिक वाली, ऑप्शन सी। दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है Serena wants to know the number of 1-1 functions from P to Q. Then the number of 1-1 functions are. भाई P to Q हमने just number of 1-1 functions देख रहे हैं, तो P सेट है हमारे पास, एलिमेंट कौन कौन से हैं? That is A, D, S, N. एंड Q में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, that is 1 2 3 4 5 6। हमने P to Q नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन देखने हैं। मींस P सेट के हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, ये कंडीशन को होल्ड करते हुए नंबर ऑफ फंक्शंस। तो चलो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इनकी एसोसिएशन के बारे में, वहीं से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो A को एसोसिएट करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? भाई A को मैं 1 से भी कर सकता हूं, 2 से भी कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं एंड सो ऑन 6 से भी कर सकता हूं। मींस A के कोरस्पॉन्डिंग एसोसिएशन के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 6। चलो A को सपोज मैंने 2 से एसोसिएट कर दिया। अब क्या मैं D को 2 से एसोसिएट कर सकता हूं? भाई अगर मैं D को 2 से एसोसिएट कर दूं वो तो 1-1 फंक्शन बनेगा ही, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। तो D को एसोसिएट करने के अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं? दैट इज 1 3 5 4 6 4, दैट मींस 5। तो D को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज हैं 5। सपोज D को मैंने 1 के साथ एसोसिएट कर दिया। सिमिलरली S को एसोसिएट करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज हैं 4। तो S को एसोसिएट कर दिया मैंने 3 के साथ एंड सिमिलर वे में N को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज हैं 3। तो N को मैंने एसोसिएट कर दिया सपोज 5 के साथ। अब सिंस इन सारे एलिमेंट्स को मैंने एसोसिएट करना था तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज बन गए? 6 into 5 into 4 into 3। दैट मींस इतने वेज में हम 1-1 फंक्शन बना सकते हैं। एंड जैसे ही इसको सोल्व करेंगे आंसर इज 360। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस,
क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने पूछा, कहते इफ सेलिना वांट्स टू नो द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम P to Q देन द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। भाई सबसे पहले P to Q नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस देखने हैं, तो P सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं एंड Q में हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट 6 और हमने टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस काउंट करने हैं। तो एक एक करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी एसोसिएशन कर लेते हैं, भाई फंक्शन भी तो होना चाहिए ना वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकी एसोसिएशन कर देता हूँ। सपोज A को एसोसिएट कर दिया 2 के साथ, D को एसोसिएट 3 के साथ कर दिया, S को एसोसिएट A के साथ कर देता हूँ एंड N को एसोसिएट मैं 4 के साथ कर देता हूँ। भाई फंक्शन तो बना दिया मैंने, बट अभी ये ऑनटू फंक्शन नहीं बना। क्यों? भाई कोडमेन में अभी दो दो एलिमेंट ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। अगर मुझे ऑनटू फंक्शन काउंट करने हैं तो इनकी भी प्री इमेज मेरे को बनानी पड़ेगी। तो 5 को सपोज मैं A के साथ एसोसिएट कर दूं, तो जैसे ही मैं 5 को A से एसोसिएट कर दूंगा, ये क्या, ये तो फंक्शन की कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा, फंक्शन ही नहीं बन रहा। भाई A की दो दो इमेजेस हो गई, क्या किसी एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। चलो मींस 5 की मैं प्री इमेज A तो बना ही नहीं सकता, मैं 5 की प्री इमेज D ले लेता हूं। भाई अब क्या हुआ, D की दो दो इमेजेस बन गई, दैट मींस ये भी फंक्शन नहीं है। अब जैसे जैसे आप 5 को S से प्री एसोसिएट करवाओगे, 5 को इधर N के साथ मैच करवाओगे, ये फंक्शन की कंडीशन ही फेल करता जाएगा। मींस जब भी आप किसी फंक्शन को ऑनटू बनाने की ट्राई करोगे, इस केस में वो फंक्शन की कंडीशन को ही फेल कर देगा। दैट मींस यहां पे कोई भी ऐसा ऑनटू फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है फ्रॉम P to Q। दैट मींस आंसर इज 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यस, क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने पूछा, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और ऑप्शंस में उन्होंने कुछ रिलेशंस दे दिए, जस्ट हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करता है। तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। भाई सबसे पहले 1,1 इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव को होल्ड कर रहा होता है। 1,2 अगर 1,2 है एंड 2,3 है तो 1,3 एलिमेंट भी होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें 1,3 एलिमेंट तो है ही, दैट मींस ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। भाई बी ऑप्शन में अगेन 1,1 इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 2,3 एलिमेंट है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखें तो ये रहा, 2,3 है, 3,4 है, तो 2,4 भी एलिमेंट होना चाहिए और वो यहां पे पड़ा हुआ है, दैट मींस यहां पे हो रहा है। अब और देखते हैं, भाई 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला और एलिमेंट, भाई और कोई इसके अलावा तो एलिमेंट नहीं है, मींस 2,3 तो ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड कर रहा है, बट हमें तो सारे एलिमेंट्स को देखना है। अब 2,2 भाई 2,2 को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 ऐसों को तो हम एज इट इज ही छोड़ देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव की कंडीशन को होल्ड करते हैं। अब बच गया 3,4। भाई 3,4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमने देखना है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, भाई 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट भी नहीं है, तो 3,4 है, हमें 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। मींस A, B एंड B, C एलिमेंट रिलेशन में है। अगर A, C रिलेशन में आ जाए देन हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, बट अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बन जाता है। तो यहां पे यही केस हो रहा है, 3,4 मींस A, B टाइप का है, बट B से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। 2,4 का देखें, 2,4 है, अगेन 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, तो 4 से स्टार्ट होने वाला यहां पे कोई भी नहीं है, दैट मींस ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन को होल्ड कर जाता है। दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, जो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रही है। यस, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस स्टडी गिवन है। स्टेटमेंट है that two men on either side of a temple of 120 feet
height, observe its slope at the angle of elevation alpha and beta respectively. भाई हमने फिगर भी साथ में दे रखी है, एंगल अल्फा एंड बीटा हमें गिवन है एंड टेंपल की हाइट 120 फीट। नेक्स्ट वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए, दैट मींस ये पर्सन है, एंड द टेंपल इज 50 फीट, मींस ये वाली उन्होंने जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 50 फीट। इट मींस ये सारा डिस्टेंस कितना होएगा 90 फीट। अब इस केस स्टडी के बेस पे उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कहते हैं एंगल अल्फा इज इक्वल, भाई एंगल अल्फा अगर देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है और हमें पता क्या है कि ऑप्शंस को अगर मैं देखते हुए चलूं, भाई सारी ऑप्शंस तो tan इनवर्स में है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं किसी तरह से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लूं देन वहां से प्रोसीड करना इजी हो जाएगा। और हमें पता क्या है दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है कितना 120 फीट अपॉन ये बेस है इक्वल टू 50 फीट। तो यहां से tan अल्फा मेरे पास आ जाएगा 12 अपॉन 5। अब जैसे ही दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे, क्यों अल्फा की वैल्यू भाई फाइंड करनी है तो tan का हटना जरूरी है, तो टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12 by 5। भाई tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, भाई ये तो अल्फा की इक्वल है, क्यों अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं, वो हमें साथ में चेक करना पड़ेगा और वो कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इक्वल टू अल्फा होगा। कैसे भाई, अल्फा क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एंगल, तो ये एक अक्यूट एंगल ही होगा, मींस 0 to π/2 में होगा। सो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास अल्फा आ गया tan इनवर्स 12/5 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यस, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा है, कहते हैं एंगल बीटा इज इक्वल टू, भाई एंगल बीटा ये हमें फाइंड करना है। अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है एंड ऑप्शंस में दो ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स है, तो सबसे पहले tan की ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं, दैट इज ये मेरे पास आ गया tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 90, दैट इज कैंसिलेशन के बाद ये आ जाएगा 4/3। तो जैसे ही दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan बीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू बीटा, क्यों क्योंकि बीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, तो वो अक्यूट एंगल ही होगा, दैट मींस tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो यहां से बीटा हमारे पास एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। ऑप्शंस को देखें, tan इनवर्स 4/3, भाई ये तो 4/5 है, tan इनवर्स 5/12, ये तो tan इनवर्स 5/12 है, दैट मींस ए एंड डी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रही, तो या तो ये बी ऑप्शन की इक्वल होगा या सी ऑप्शन हो सकती है। बट हमारा जो आंसर आया वो tan इनवर्स में आया, तो सबसे पहले हमें अब साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब tan इनवर्स को साइन इनवर्स या कोस इनवर्स किसमें हम इजीली लेके जा सकते हैं, भाई डायरेक्ट तो साइन या कोस में नहीं जा सकता, बट हाँ tan इनवर्स जो होगा वो समथिंग जाएगा tan में, और tan और सीकेंड में हमारे पास रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो यहां से जो मेरे पास tan बीटा है 4/3, मैं इसको क्यों ना सीकेंड में ही चेंज कर लूं। प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज सीकेंड स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू 1, और tan अगर 4/3 है तो सीकेंड स्क्वायर बीटा ये आ जाएगा माइनस 16/9 इज इक्वल टू 1। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर बीटा आ गया 1 प्लस 16/9, दैट इज 25/9। तो सीकेंड बीटा यहां से आ गया प्लस माइनस 5/3। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा, भाई बीटा एंगल क्या है, अक्यूट एंगल, अभी अभी वो देखा हमने राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर अक्यूट है मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज कवर कर रहा है, तो सीकेंड और फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा, दैट मींस नेगेटिव वैल्यू तो ये रिजेक्ट ही कर देगा, तो सीकेंड बीटा आ गया 5/3। बट हमारे आंसर यहां तो साइन में है कोस में है,
तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो ये बन जाएगा यहां से कोस बीटा इज इक्वल टू 3/5। और अगर कोस बीटा 3/5 है तो बीटा एंगल कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 3/5, एंड दिस इज ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने पूछा है एंगल एसीबी इज इक्वल टू, भाई एसीबी एंगल देखे, भाई एसीबी एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। सपोज मान लेते हैं ये एंगल है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल में हमें पता क्या है कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होएगा, पाई के। दैट मींस एंगल अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई। अल्फा एंड बीटा के बारे में हमें पता है, अल्फा एंड बीटा के बारे में पता है, तो थीटा एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा हमारे पास है दैट इज tan इनवर्स ऑफ 12/5 माइनस बीटा है tan इनवर्स ऑफ 4/3। ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन में बीटा हमने इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स निकाला था क्योंकि वो ऑप्शन हमारी जो दी हुई थी वो थी, बट एक्चुअल में यहां से बीटा किसके इक्वल आया था, tan इनवर्स 4/3। तो ध्यान से, तो यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर किसी तरह से मैं इन दोनों एंगल्स को देख लूं, सिंप्लीफाई कर पाऊं, तो जो एंगल आएगा उसको पाई में से जस्ट सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो इन दोनों को हम किसी तरह से देखते हैं। भाई सबसे पहले तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 4/3। दो को ऐड करने की प्रॉपर्टी इनफैक्ट हमें tan इनवर्स में आती है, बट कब लगती है, जब इन दोनों x और y की प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1। बट इनकी प्रोडक्ट तो क्या बन रही है, 48/50। तो ये तो प्रोडक्ट लेस देन 1 नहीं है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट लेस देन 1 बनेगी तो ही तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कितना बढ़िया होता अगर यहां पे 12/5 की जगह पे 5/12 आ जाता, ये यहां पे 4/3 की जगह पे 3/4 बन जाए। ऐसा पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हम tan इनवर्स 12/5 को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 को लिखा cot इनवर्स ऑफ 3/4। पर गड़बड़ अभी भी वही की वही है, क्यों, कोट इनवर्स में तो एडिशन की प्रॉपर्टी नहीं आती, तो क्या करें भाई, कोट इनवर्स में एडिशन की प्रॉपर्टी हमें नहीं आती तो हम अगेन इसको tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस कोट इनवर्स 3/4 को लिखा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब बड़े ही इजी वे में यहां tan इनवर्स को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी लग सकती है क्योंकि प्रोडक्ट लेस देन 1 आ चुकी है। तो जैसे ही यहां पे प्रॉपर्टी का यूज करोगे आपके पास ये एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 56/33, दैट इज द ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने पूछा है 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या गिवन है 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4, और हमें देखना है कि इनमें से ये किसके इक्वल है। दैट इज ऑप्शन में कोस इनवर्स में है, tan इनवर्स में है, sin इनवर्स में है, कोट इनवर्स में। तो tan इनवर्स को किस में चेंज करें, अब बात आती है प्रॉपर्टीज की, तो 2 tan इनवर्स x को हम तीनों में ही चेंज कर सकते हैं, sin इनवर्स में भी, कोस इनवर्स में भी, tan इनवर्स में भी। तो तीनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी या कंडीशन लगाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। बट बात यह है कि सबसे पहले हम किसको चेंज करें। तो अगर मैं ऑप्शन को ही देखते चलूं तो फर्स्ट ऑप्शन में वो कोस इनवर्स में उन्होंने दे रखी है, तो क्यों ना मैं पहले कोस इनवर्स में ही चेंज कर लूं। तो 2 tan इनवर्स 3/4 को मैं इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और 3/4 तो ग्रेटर देन 0 है ही। दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस दिस स्क्वायर
मीन्स 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 7/25। एंड देखते हैं क्या ये मैच कर रही है। बिल्कुल ऑप्शन ए ही मैच कर रही है एंड सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेपर 2। सो क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने पूछा है, कहते लेट f and g be any function from real to real be defined as this and g of x is defined as this, where बताया गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। राइट द वैल्यू ऑफ, भाई कंपोजिशन दोनों में आ रही है और इस कंपोजिशन में हमने अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले है हमारे पास f ऑफ g ऑफ 3/2। तो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ g ऑफ 3/2 प्लस दिस कैन बी रिटन एज g ऑफ f ऑफ माइनस रूट। भाई अलग अलग रीडिफाइन करने की दोनों फंक्शन को जरूरत नहीं थी, हमें तो एक एक पॉइंट में निकालनी है तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं g ऑफ 3/2। तो g फंक्शन में x की जगह 3/2 रिप्लेस करा, zint ऑफ 3/2, 3/2 मींस 1.5, तो zint ऑफ 1.5 इज 1। तो ये आ गया मेरे पास g ऑफ 3/2 इज 1 प्लस g ऑफ f ऑफ माइनस रूट 3 मींस f ऑफ माइनस 1.73। और फंक्शन f में जैसे ही x की जगह पे माइनस 1.73 प्लेस करेंगे तो मोड उसका आ जाएगा माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस माइनस रूट 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा g ऑफ रूट 3। अब फर्दर इनकी वैल्यूज निकालनी है। f ऑफ 1 तो x में जैसे ही x को 1 रखा तो मोड ऑफ 1 इज 1 प्लस g ऑफ रूट 3 मींस g ऑफ 1.73, और जैसे ही x की जगह 1.73 रखेंगे तो उसका जिंट आ जाएगा 1। तो g ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। सो यहां पे हमारा आंसर आ गया 2। बट एक मिनट, हमें वहां पे किस वे में करना है? इस 2 को हम वहां पे पुट करेंगे एज ए 0 2, दैट इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ f of x, this is mod of a, b। Then write the value of 16 into a square minus b square। भाई अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जस्ट a और b की वैल्यू चाहिए, और a और b इसकी डोमेन में आ रहे हैं, तो फाइनली हमें इस फंक्शन की डोमेन ही तो फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड कर लेते हैं। भाई डोमेन में रूट ऑफ दिस फंक्शन हमें नजर आ रहा है, तो ये कब डिफाइन होएगा? जब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस cos इनवर्स ऑफ 2x minus pi by 6 is greater than equal to 0। and भाई cos इनवर्स 2x भी नजर आ रहा है, तो ये कब डिफाइन होएगा? जब ये 2x वैल्यूज कवर करेगा फ्रॉम -1 to 1। तो ये आ जाएगा माइनस -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू। अब इन दोनों को हमें फर्दर सोल्व करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट इज द डोमेन, और वहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले cos इनवर्स ग्रेटर माइनस पाई बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस cos इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 6। बट अगर ध्यान से देखें cos इनवर्स ऑफ सम, ये तो अपनी वैल्यूज हमेशा 0 टू पाई कवर करता है, बट उन्होंने बोला है कि ये वैल्यूज कवर कर रहा है पाई बाय 6 से बड़ी वाली। दैट मींस कौन कौन सी वैल्यूज कवर करेगा? पाई बाय 6 से लेके पाई तक। एंड इसको अगर मैं देखूं तो अगर -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज कवर कर रहा है ये 2x, तो x कहां से कहां तक की वैल्यू कवर करेगा? सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज -1/2 से लेके 1/2 तक। तो ये तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, यहां से हमें फाइंड करनी है। भाई अगर cos इनवर्स ऑफ दिस पाई बाय 6 से लेके पाई तक की वैल्यूज कवर कर रहा है, तो 2x मींस ये वैल्यू कहां से कहां तक की वैल्यूज कवर करेगी? फ्रॉम -1 टू
√3/2। दोनों पे इक्वालिटी थी तो यहां भी इक्वालिटी आई। अब x के बारे में देखना है तो सारी वैल्यूज को जैसे ही 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया -1/2 से लेके √3/4 और ये वैल्यू एंड ये x की वैल्यूज हमारे पास आ गई। इनमें से हमें कॉमन वाली x की वैल्यूज देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं दोनों को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लूं तो सबसे पहले है -1/2 से लेके √3/4। तो समथिंग यहां पे -1/2 है एंड √3/4 √3 होएगा 1 पॉइंट समथिंग तो अपॉन 4 करा तो ये आ जाएगी समथिंग यहां पे कुछ वैल्यू। अब यहां इसके अकॉर्डिंग x इन दोनों के बीच की वैल्यूज कवर कर रहा है एंड सिंस दोनों इंक्लूडेड हैं तो ये सारी वैल्यूज कवर हो रही है और यहां पे x -1/2 से 1/2 तक की वैल्यूज कवर कर रहा है मींस -1/2 से लेके कहां तक 1/2 एंड इनफैक्ट √3/4 से 1/2 बड़ा है तो 1/2 समथिंग यहां पे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग x वैल्यूज कवर कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज में इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे हमारे पास इंटरवल क्या आ गया -1/2 √3/4 दोनों इंक्लूडेड थी तो यहां पे आएगा क्लोज्ड इंटरवल। बट उन्होंने तो बोला था कि डोमेन क्या है a, b। तो इसको अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई -1/2 एंड b की वैल्यू आ गई √3/4। जैसे ही a और b की वैल्यू को यहां पे प्लेस करोगे तो 16 इंटू a² - b² ये आ जाएगा इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर इज 0 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin of this is equal to cos of this। ये हमें गिवन है। देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर हमें x की वैल्यूज मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेसिकली हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं मींस ऑल x वैल्यूज। तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए भाई यहां पे दिख रहा है बाहर साइन है बट अंदर तो कोट इनवर्स है। ठीक हो जाता, बेटर बन जाता अगर अंदर कोट इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स आ जाए। तो कोट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं। भाई कोट इनवर्स ऑफ x + 1 इसको अज्यूम कर लिया, लेट दिस बी इक्वल टू अल्फा। तो यहां से मेरे पास आ गया कि अल्फा जो है वो लाई कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई एंड कोट अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई x + 1। मुझे अगर इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो यहां पे मेरे को सबसे पहले साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई कोट अल्फा गिवन है, यहां से डायरेक्टली साइन अल्फा की वैल्यू तो नहीं आ सकती बट हां कोसेकेंट तो फाइंड कर सकते हैं। भाई कोट अल्फा अगर ये है तो यहां से मेरे पास कोसेकेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ±√1 + cos² अल्फा। भाई आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो कोट अल्फा अगर x + 1 है तो ये आ जाएगा 1 + x + 1 का होल स्क्वायर। अब अल्फा तो 0 और पाई के बीच में है एंड कोसेकेंट 0 और पाई मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज कवर हो रही है। इसमें कोसेकेंट तो पॉजिटिव रहेगा, दैट मींस नेगेटिव तो यहां पे रिजेक्ट ही हो गई। तो कोसेकेंट अल्फा मेरे पास ये आ गया तो दैट मींस यहां से साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया 1/√1 + x + 1 का होल स्क्वायर। दैट मींस ये मेरे पास क्या बन गया, साइन अल्फा अगर ये है तो यही तो मेरे को फाइंड करना था, इसको तो मैंने अल्फा माना था। तो साइन अल्फा ये मेरे पास आ जाएगा 1/√1 + x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहां पे cos ऑफ दिस है तो tan इनवर्स x को अगर मैं सम बीटा मान लूं तो ये भी एक एंगल, तो अगर इसको बीटा मान ले तो मुझे cos ऑफ बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही इन द सेम लाइंस आप tan इनवर्स x को बीटा मान के cos ऑफ बीटा की वैल्यूज निकालोगे तो cos बीटा आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1/√1 + x। अब इसकी सॉल्विंग करनी है तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और यहां से x की वैल्यू आ गई -1/2। भाई हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो जैसे ही x को आप यहां पे -1/2 रखोगे तो 18x यहां पे आ जाएगा -9। -9 का स्क्वायर बनेगा 81 प्लस 3 दैट इज 84। सो करेक्ट आंसर इज 84। यस। क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने क्या पूछा है, कहते हैं इफ f be any function from this to this is an invertible function। इन्वर्टिबल फंक्शन दे दिया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। डिफाइन कैसे है, दिस पे। देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 into f इनवर्स 1। भाई 2 into f इनवर्स 1 अगर हमें फाइंड करना है, मींस सबसे पहले तो इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। बस जैसे ही इनवर्स फाइंड हो गया, वहां पे हम इनपुट में 1 प्लेस करेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन। अब इनवर्स के लिए उन्होंने दे रखा है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, मींस 1 1 और 1 2 देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम यहां से इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x को y कंसीडर करा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 9। x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया 5xy माइनस 9y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। x वाली टर्म तलब करी तो यहां पे आ गया मेरे पास 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 9y प्लस 2। तो यहां से जैसे ही x कॉमन निकाला, तो जो बाकी का फैक्टर बचेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 3। ये हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, दैट इज इनवर्स फंक्शन। बट हमें तो एट 1 फाइंड करनी थी वैल्यू, तो भाई इनपुट मींस y की प्लेस पे हम 1 फिल कर देते हैं। तो f इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, दैट इज y को रखा 1 9 प्लस 2 11 अपॉन 1 रखा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो f इनवर्स 1 आ गया 11/2। बट साथ में 2 मल्टीप्लाई भी है यहां पे, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Yes. Next question is, if cos inverse of 4 tan inverse 1/3 is equal to alpha, then write the value of 25 alpha. Means basically हमें alpha की value find करनी है. That's it. तो alpha किसके equal है? इसके equal. Means इसको simplify करें. भाई बाहर cos नजर आ रहा है, तो better है अंदर cos inverse of some value बन जाए. तो इस पूरी क्वांटिटी को हमें cos inverse में कन्वर्ट करना है। बट 4 tan इनवर्स x इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना तो नहीं आता, बट हाँ 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी हमें पता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं cos ऑफ 2 into 2 tan इनवर्स 1/3। भैया 2 tan इनवर्स 1/3 अगर आपको याद हो तो हम तो इसको तीनों में लेके जा सकते हैं, साइन इनवर्स में भी, cos इनवर्स में भी, tan इनवर्स में भी। तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट करूं, बेनिफिट किसमें होगा? भाई अगर मैं इसको साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में ले जाऊं, तो 2 साइन इनवर्स या 2 कोस इनवर्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम फर्दर कोस इनवर्स में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे भी तो वो काफी लेंथी बन जाएगा। अगर मैं इसको tan इनवर्स में ले जाऊं, तो 2 tan इनवर्स की फर्दर कोस इनवर्स में डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमें पता है। दैट मींस 2 tan इनवर्स 1/3 को हम अगेन इन फॉर्म ऑफ tan इनवर्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2 into 2 tan inverse 1/3, this can be written as tan inverse of 2 into this means 2/3 upon 1 minus this square, that is 1/3 का स्क्वायर बन गया 1/9। अब जैसे ही इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा tan inverse of 3/4। अब cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4, तो इसको cos इनवर्स में हम बड़े ही इजी वे में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड 3/4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तो है, दैट मींस इसको cos इनवर्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4, दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1 minus
this square that is 3/4 square upon 1 plus again this square. तो ये बन जाएगा cos of cos inverse 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16. So this is cos of cos inverse 7/25. So cos of cos inverse 7/25 is 7/25 और ये वैल्यू किसके इक्वल है? अल्फा के, तो गिवन थी। अब अल्फा हमें मिल गया 7/25, तो 25 अल्फा किसके इक्वल होएगा? 7 के। सो आंसर इज 0, 7। Yes. Next question is, let f and g be any function from R to R be two invertible function. Invertible है means दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। Given by this and this, then write the value of f of g का इनवर्स of 420। भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। भाई एक मेथड तो ये है कि पहले मैं इन दोनों की कंपोजिशन निकालूं, देन उसका इनवर्स निकालूं और देन उसकी इनपुट में 429 फिल कर दूं। बट सोचो इनकी कंपोजिशन करेंगे, यहां भी क्यूबिक है, यहां भी क्यूबिक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होएगी, डिफिकल्ट सा फंक्शन आएगा। एंड देन इनवर्स निकालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है हम यहां पे प्रॉपर्टी का यूज करें, f ऑफ g, इसका इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ f inverse 429 and this further can be written as g inverse of f inverse 429। बट इसके लिए हमें दोनों के अलग अलग इनवर्स निकालने पड़ेंगे। बट वो तो गिवन ही है कि दोनों के दोनों इनवर्टिबल है, तो इनवर्स निकालना कौन सा बड़ी बात है। तो अगर फंक्शन f of x दिया हुआ है तो f of x को मैं इनवर्स निकालने के लिए y कंसीडर कर लेता हूं, तो ये आ गया y is equal to 2x³ minus 3। तो यहां से x क्यूब आ जाएगा y plus 3/2 एंड x आ गया y plus 3/2 का क्यूब रूट, और x को मैं लिख दूंगा f इनवर्स ऑफ y। तो भाई f इनवर्स ऑफ y आ गया। जैसे ही यहां पे मैं इसकी इनपुट में 429 रखूंगा तो ये बनेगा 429 प्लस 3 दैट इज 432। 432 अपॉन 2 बन गया मेरे पास 216, और 216 का क्यूब रूट मेरे पास आएगा 6। तो f इनवर्स ऑफ 429 मेरे पास आ गया इक्वल टू 6। तो जैसे ही यहां पे मैं इसकी वैल्यू 6 प्लेस करी, g इनवर्स ऑफ 6 आ गया। अब g इनवर्स ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करने के लिए g का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए मैं g ऑफ x को y अज्यूम कर लेता हूं, इन्वर्टिबल तो ये भी है। तो g ऑफ x को y कंसीडर करा तो ये आ गया इक्वल टू x³ प्लस 5। तो यहां से x आ जाएगा y माइनस 5 का होल क्यूब रूट। अब g इनवर्स ऑफ 6 फाइंड करना है, तो जैसे ही यहां पे मैं x को पुट करूंगा g इनवर्स ऑफ y और y की जगह पर प्लेस करा 6, तो g इनवर्स ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 दैट इज 1। 1 का क्यूब रूट आ गया 1। तो यहां पे मेरा आंसर आ गया g इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। बट आंसर क्या होगा? 0, 1। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर सेट A एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1 to 8, अ रिलेशन R फ्रॉम A क्रॉस A टू A क्रॉस A। मतलब रिलेशन में कैसे एलिमेंट है जो A क्रॉस A में से आएंगे, मींस ऑर्डर पेयर। डिफाइंड एज A, B related to C, D if and only if A plus D is equal to B plus C। भाई रिलेशन कैसे डिफाइंड है? कहते हैं इन दोनों की ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इक्वल है, इनका सम इक्वल है इनके मीन्स के सम के। तो नेक्स्ट वो कहते हैं बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन इक्विवेलेंस दिया है, मींस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। देन वो कहते हैं इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस इज k, देन राइट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर। मींस एट द एंड हमें जस्ट 2,4 की इक्विवेलेंस क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करनी है कि कितने हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,4 मींस वो सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं जो इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट A, B टाइप के एलिमेंट रिलेशन में है जो रिलेटेड है
विद 2,4। भाई अगर ये एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है तो ये इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस इन दोनों का सम इक्वल होएगा b प्लस 2 के। तो यहां से मेरे पास आ गया b इज इक्वल टू a प्लस 2। a और b में एक रिलेशन आ गया और मुझे यही वो एलिमेंट सारे फाइंड करने थे a कॉमा b। तो फाइंड करने शुरू करते हैं। अब सेट a और b जो है वो इसी सेट में से एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। भाई a अगर मैं पुट करूं 1 तो यहां पे b की वैल्यू आएगी 3, तो मींस 1,3 तो आएगी। a और b दोनों है इसमें। a को मैं रखूंगा 2 तो यहां पे b वैल्यू आ गई 4, ये भी आएगा। सिमिलरली 3,5 4,6 5,7 6,8 क्या 7,9 आएगा? भाई 9 तो सेट में ही नहीं है, दैट मींस यही एंड वाला ऑर्डर पेयर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, या फिर कह सकते हैं इससे रिलेटेड एलिमेंट 6, मींस k की वैल्यू यहां पे आ गई हमारे पास 6 और हमने फाइंड क्या करना था? वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, दैट मींस आंसर इज 36। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if cos inverse of 4x cube minus 3x is equal to this, then write the value of a square plus b square। मींस हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही यहां पे प्लेस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू के लिए उन्होंने ये रिलेशन हमें दे दिया। तो भाई सिंपलीफाई कर लेते हैं। cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x को, इसको सिंपलीफाई करके हम इस फॉर्म में लेके आएंगे और उनको कंपेयर कर लेंगे। भाई सबसे पहले तो बाहर cos इनवर्स है, अगर अंदर cos ऑफ सम एंगल बन जाए तो बेटर होता। तो इस फॉर्म में cos का कौन सा रिजल्ट हमें पता है? यस, cos 3 थीटा का। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसके लिए x को मैं cos थीटा प्लेस कर देता हूं। तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये मेरे पास आ गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। अब इसको मैं 3 थीटा लिख देता। अगर 3 थीटा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता तो उसके लिए हमें चेक करना है, और दिया क्या है कि जो x है वो 1/2 से 1 तक की वैल्यूज कवर कर रहा है, और x है क्या? cos थीटा। मींस cos थीटा वैल्यूज कवर कर रहा है 1/2 से लेके 1 तक, और हमें 3 थीटा तक पहुंचना है। तो भाई यहां से बता सकते हो थीटा कहां से कहां तक की वैल्यूज कवर करेगा? 0 to π/3। हमें 3 थीटा के बारे में देखना है, तो थीटा की इन सारी वैल्यूज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई। तो 3 थीटा 0 और पाई के बीच की वैल्यूज कवर कर रहा है, और ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहे हैं। दैट मींस this can be written as 3 theta and x अगर cos theta है तो theta यहां से आ जाएगा cos inverse of x। तो इसको जैसे ही हम a cos inverse bx के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3। भाई ये है क्या? cos inverse का कोफिशिएंट। एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1, वो x का कोफिशिएंट है तो x के साथ है 1। अब a और b आ गया, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा? दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10। दैट इज द फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशन R, ये हमें रिलेशन गिवन है, इज डिफाइंड ऑन दिस सेट। राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड टू मेक R रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। भाई कितने हम ऑर्डर पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में ऐड करें कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। इसको रिफ्लेक्सिव तो होना है, सबसे इजी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई सेट है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग a टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 3 3 तो है ही नहीं। दैट मींस पहला एलिमेंट को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 3,3 ऐड करना पड़ेगा। अब
4 है, 5 है, 6 नहीं है, दैट मींस 6,6 भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। अब सिमेट्री की बात करते हैं। भाई सिमेट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले सिमेट्री की कंडीशन क्या कहती है कि अगर A, B टाइप का एलिमेंट है तो B, A टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 1 1 1 भी है, 2 2 4 4 5 5, इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग तो होंगे ही, खुद ही होते हैं ऑफ कोर्स। अब 1 2 अगर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 1 भी हमें रखना पड़ेगा। तो 2 1 यहां पे नहीं है, दैट मींस 2 1 ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया। 3 4 है तो 4 3 होना पड़ेगा, तो 4 3 तो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज 6 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 6 होना पड़ेगा, तो 1 6 तो नहीं है, तो 1 6 हम अपनी ओर से डाल देंगे। नेक्स्ट इज 5 6, 5 6 के कोरस्पॉन्डिंग अगर सिमेट्रिक बनाना है तो 6 5 होना चाहिए, जो नहीं है तो हम 6 5 भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट 4 3, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 4, वो तो पढ़ा ही होगा। दैट मींस यही वो एलिमेंट्स हैं, यही वो ऑर्डर पेयर है जिन्हें हम अगर ऐड कर दें इस रिलेशन में तो वो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों की कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं हमारे पास? 5। सो आंसर इज 0 5। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the value of cos of this is equal to p, then write the value of 25 into root 13 into p। तो बेसिकली हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ही प्लेस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो p की वैल्यू के लिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? cos ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। भाई ये कैसी हमें सिचुएशन दी है? दिस इज लाइक cos ऑफ a प्लस b। तो ये किसके इक्वल होएगा? दैट इज cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। भाई सबसे पहले cos ऑफ दिस, भाई बाहर cos है, अंदर cos इनवर्स बनता तो बेनिफिट हो जाता। तो cos इनवर्स कैसे बन सकता है? भाई sin इनवर्स 3/5 को हम इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं, और अल्फा हमें पता है लाई करेगा फ्रॉम -π/2 से π/2, एंड sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो sin अल्फा एंड cos अल्फा में रिलेशन है, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। जैसे ही sin अल्फा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहां पे हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। बट सिंस अल्फा -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज कवर कर रहा है, मींस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज है इसमें, तो उसमें तो cos क्या होएगा? पॉजिटिव, दैट मींस नेगेटिव हम रिजेक्ट कर देंगे, तो cos अल्फा आ जाएगा 4/5। दैट मींस ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई इक्वल टू 4/5 इनटू, अब ऑन द सेम लाइंस हम cot इनवर्स 3/2 को सम अज्यूम कर लेंगे एंगल बीटा। भाई cot इनवर्स 3/2 अगर बीटा के इक्वल है तो वहां से cot बीटा आ जाएगा 3/2। अब cos बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cot और cos में तो कोई रिलेशन ही नहीं पता, बट हां अगर cot बीटा 3/2 है तो tan बीटा आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास क्या हो गया? tan बीटा इज इक्वल टू 2/3, और हमें cos बीटा निकालना है। भाई tan और secant में तो हमारे पास बड़ा ही नाइस रिलेशन है, तो जैसे ही हम tan और secant में उस रिलेशन का यूज करेंगे और tan बीटा की वैल्यू 2/3 रखेंगे, तो वहां पे हमारे पास secant बीटा आ जाएगा √13/3। सो अगर secant बीटा √13/3 है तो cos बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3/√13, मींस ये हमारे पास आ जाएगा 3/√13 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3/5,
एंड साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/2। जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, कोट इनवर्स ऑफ 3/2 को सम एंगल मान के साइन ऑफ दिस एंगल की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2/√13। तो दिस इज 12/5√13 माइनस 6/5√13। तो यहां से वैल्यू ये आ गई 6/5√13 जो किसके इक्वल है, p के। तो p की वैल्यू 6/5√13। बट p की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये पूरी क्वांटिटी की। तो जैसे ही यहां p की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास 25√13 इंटू p ये इक्वल आ जाएगा 30 के। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा टेस्ट नंबर 08। अब आई होप आपने इस टेस्ट में डिस्कस करे हर एक क्वेश्चन को आपने बड़े ही अच्छे वे में देखा होगा एंड उसको खुद ट्राई भी करोगे। एंड अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।